2-3 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि जो 2 साल में नहीं हो पाया। विदिन 2 मंथ्स मेरे 200 से सीधा 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। एकदम ग्रोथ मिला है, और वो मिला इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई क्रिएटर आपको अपनी वीडियोस में ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए ज्ञान दे रहा है, बट रियल में वो खुद ही अपनी एक्स के लिए रो रहा है। इवन ऐसा हुआ है। तो बस कितने घंटे काम करते हो आप? अगर देखा जाए तो दिन में करीब 2000 से लेके 1 लाख फॉलोअर्स तक तो माइक्रो ही मान लीजिए, क्योंकि अच्छा, उसमें कोई अर्निंग नहीं है। एक टाइम पे उनको लॉर्ड पुनीत कहा जाता था, और अब वही लोग उनको देखते तक नहीं है। और ही जो करता है वो थोड़ा सा फनी लगता है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसे करता है, उसके अजीब अजीब पोजेस हो गए। जो मुद्दा है वो ये है कि वो ये गेम कर रहा है, मतलब वो ये जानबूझ के कर रहा है। इन्फ्लुएंस इतना जल्दी नहीं होंगे। ऑफेंड छोटी सी बात आपने बोल दी, उनको नहीं पसंद आई तो बस कमेंट्स में गालियाँ। अगर वो रियलिटी दिखा देंगे कि हम इतने बड़े क्रिएटर बनने के बाद भी आपसे 999 का कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं, कौन उनकी तरह बनना चाहेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तनिषा। जब मैंने आपका पेज देखा एंड आई वाज रियली इंट्रीग्ड कि जिस तरह का आपका कंटेंट है, और जब हमारी बात हुई तब मैं ये सोच रहा था कि देयर इज़ अ ह्यूज राइज ऑफ क्रिएटर्स इन Tier 3 सिटीज़ में, और छोटे शहरों से बहुत। और हम लोग जब एक छोटे शहर से आते हैं तो इंटरनेट डेमोक्रेटाइज है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा क्लासिज्म है, सब जगह चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप अपनी जगह बनाते हो ना ऐसी जगहों से आने के बाद में, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और स्पेशली जो आपका कंटेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इस पे जो कंटेंट बना रहे हो, जो आप हसल विद तनिषा, सो मैं बेसिक आपके जर्नी के साथ साथ मैं समझना भी चाहूँगा कि कैसे ये सब चीज़ें हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, मैंने लोगों को थोड़ा सा बताया आपके बारे में, बट आप क्या ऐड करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे खुद के बारे में? हु आर यू? बेसिकली पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक MBA स्टूडेंट हूँ ग्वालियर के कॉलेज में। इसके साथ साथ मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, एक यूट्यूबर है, उनकी टीम में एक पार्ट हूँ मैं, जहाँ मुझे स्क्रिप्टिंग करनी होती है, और भी कई सारे काम होते हैं। इसके अलावा एक कंटेंट क्रिएटर तो हूँ, जैसा कि आपने कहा, और इसके अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो समय के साथ इवॉल्व कर रहा है, जिसको चीज़ें सीखना पसंद है, जिसको नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, एंड आप जैसे लोगों से मिलना पसंद है। ब्यूटीफुल। सो कैसे कर पा रहे हो यार? मतलब तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, यू हैव अ जॉब एज वेल। सो ये कैसे? और जब हम जब किसी भी पॉडकास्ट को भी इनफैक्ट प्लान करते हैं, हम कोई वीडियो करते हैं, चीज़ें अदर देन लाइक मेरे को भी बहुत टाइम हो गया, बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से। तो पहले तो ये बताओ ये हो कैसे रहा है? जब कुछ करने के अंदर से भूख होती है ना, तो अगर 1 मिनट भी आप खाली बैठे हुए हो तो आपको अंदर से गिल्ट होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता है। अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम अपना वेस्ट कर दूं या ऐसे ही खाली बैठे हुए निकाल दूं, तो मुझे अंदर से गिल्ट होने लगता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे में मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा काम मेरे पास आए। कभी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई से टाइम मिला तो जॉब कर लिया, जॉब से टाइम मिला तो कंटेंट पे रिसर्च कर ली। तो ऐसे करते करते इतना ज़्यादा मुझे हेक्टिक तो नहीं लगता, बट ऐसा लगता है कि मेरा दिन प्रोडक्टिव गया है। तो बस कितने घंटे काम करते हो? अगर देखा जाए तो दिन में करीब 16 से 18 घंटे मेरा काम में ही जाता है। 16 से 18 घंटे आप काम करते हो? यू एंजॉय डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन? ये सब क्योंकि ये जो भी काम है मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पसंद के बाहर का होता तो शायद मुझसे ना होता, बट ये चीज़ मुझे पसंद है तो करने में भी अच्छा लगता है। तो जब ये 2,20,000 फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट लाइक हैव यू अचीव्ड अ सक्सेस और इज़ इट जस्ट द बिगिनिंग? अभी तो बिगिनिंग ही है, क्योंकि सक्सेस तो कह सकते हैं कि उसका तो कोई माप ही नहीं है। इंसान कितना भी कर ले उसको हमेशा कम ही लगता है। उसको लगता है कि अभी इतना हो गया, अभी आगे और चाहिए, फिर और चाहिए। तो अभी तो कह सकते हैं बिगिनर ही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने अभी देखा भी नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। उसका देखा जाए तो 1% भी अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। तो अभी सिर्फ बिगिनिंग ही कह सकते हैं उसको। तो एक चीज़ जो मैं बहुत देखता हूँ वो है कि जब आप छोटे शहरों से आते हो, Tier 3 शहरों से आते हो, तो और कंटेंट बनाने के बारे में सोचते हो, तो आपको क्या मतलब लोगों का सपोर्ट मिलता है या जजमेंट मिलता है? लोग आपको ज़्यादा जज करते हैं कि सब क्या हो रहा है ये? जजमेंट तो बहुत ज़्यादा मिलता है। सपोर्ट तो कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स भी एक टाइम बाद ही सपोर्ट करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो वो भी, उनको भी एक डाउट ही रहता है कि पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ होता भी है या नहीं, या बस बच्चे टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना। तो स्टार्टिंग में तो सपोर्ट किसी से भी नहीं मिलता, बट जैसे जैसे लोगों को दिखता है ना कि ग्रोथ हो रही है, तो फिर लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और आपके केस में कब हुआ ये कि जब घर वालों को लगा कि ये टाइम पास नहीं कर रही है, ये मतलब करियर ऑप्शन हो सकता है? जब मेरे 1 लाख से थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स जब होने लगे, तब मैंने घर पे थोड़ा अच्छे से बताया कि देखो अब ग्रोथ होना भी शुरू हो गई है, कुछ टाइम बाद और अच्छी हो जाएगी,
एंड ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन भी बन सकता है, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली हम ले सकते हैं। एंड धीरे धीरे जब मेरे घर वालों को बाहर के लोग आके बोलने लगे ना कि आपके बच्चे की हमने वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा जा रहा है ये वो, तब जाके उनको लगा कि हाँ कुछ तो अच्छी चीज़ है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। तब जाके घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर जैसे जैसे और ग्रोथ मिली तो बाहर वाले भी आने लगे। बट उससे पहले जब कुछ भी नहीं था तब जजमेंट बहुत ज़्यादा था। तब तो सिर्फ ये था कि लोग मुझे ही आके बोल देते थे कि ये क्या चल रहा है, मतलब तुम टाइम पास ही करने का सोच लिया है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। तो तब वो लोग बोलते थे, आज वही लोग आके बोलते हैं कि यार हमको भी सिखा दो वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ऐसे लोग बदल भी जाते हैं फिर। एक चीज़ और है कि जैसे आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो क्या सच में कुछ ऐसा होता है कि लोगों के अंदर कोई बात होती है तो वही लोग एक खास किस्म के लोग ही बन पाते हैं, ऐसा कुछ है? खास तो नहीं, बट ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं जिनको नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा कुछ अलग करने का मन होता है। नॉर्मल चीज़ें जैसे हम डेली लाइफ जी रहे हैं उसमें हम नॉर्मल चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एक जो क्रिएटर है वो नॉर्मल सी लाइफ में भी कुछ अलग देख लेगा। रोड पे गाड़ी चल रही है, हमको सिर्फ गाड़ी चलती हुई दिख रही है, एक क्रिएटर को उसमें भी कंटेंट दिख जाएगा। तो ये क्रिएटिविटी तो होती है, साथ में अगर हम उस तरफ और ज़्यादा अपना रुझान ले जाते हैं तो उसमें हम और ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर है वो अलग चीज़ है, बट अगर हम उसको और सीरियसली लेते हैं तो उसमें कोई भी कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जैसे जब कोई नया कंटेंट क्रिएटर जब भी कंटेंट बनाने के बारे में सोचता है, 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ऑटोमेटिक निश निकल के आती हैं, और कई बार ऐसी होती है कि उसमें देखते हैं कि वायरलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे फूड ब्लॉगर्स की बहुत भरमार है, और ये आप देखोगे अब छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। यू नो, इफ समबडी इज़ अ गर्ल माइट बी इनटू लाइफस्टाइल, मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी, कोई ट्रैवल, एक टाइम था जब ट्रैवल ब्लॉग्स या फिर मिनी ब्लॉग्स या ट्रैवल के बारे में कंटेंट बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। पर्सनल डेवलपमेंट इनफैक्ट सबको चाहिए, लेकिन उसका कंटेंट उतने कंटेंट क्रिएटर्स नहीं दिखाई देते हैं। व्हाट डू यू सी? ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे हर किसी को इंस्टाग्राम पर एंटरटेनमेंट चाहिए, वैल्यू देखने के लिए कोई वहाँ पर नहीं जाता है। बहुत ही कम ऐसी ऑडियंस है जो इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही है ताकि उसको वैल्यूएबल कंटेंट दिखे। सब सिर्फ वहाँ टाइम पास करने ही जा रहे हैं। तो अगर एक क्रिएटर कुछ ऐसा बना भी रहा है जो वैल्यूएबल है अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो उसके व्यूज़ ही नहीं आएंगे, उसको ग्रोथ ही नहीं मिलेगी उतनी ज़्यादा जो वो चाह रहा है, तो वो अपना टाइम अपने एफर्ट्स क्यों लगाएगा। ऐसा कोई ऐसा ही बंदा कर सकता है जिसको व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसीलिए इस नीच में बहुत ही कम क्रिएटर्स हैं जो ये सब बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे आपने कहा माइक्रो क्रिएटर्स, वो फूड ब्लॉगिंग एंड बाकी सारी चीज़ें ही कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनको इजीली रीच मिल जाती है। बट जो हमारी वाली नीच है उसमें बहुत ही रेयरली होता है कि किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही ऑडियंस बिल्ड हो पाती है। और क्योंकि शायद वो जो ऑडियंस बिल्ड होती है वो बहुत लॉयल ऑडियंस रहती है। हाँ, लोग आपको कह सकते हैं कि कल्ट ऑडियंस बन जाती है इतना ज़्यादा, मतलब अगर किसी ऐसे क्रिएटर की ऑडियंस बन गई तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है उससे। अगर उसने कुछ भी कह दिया तो वो तुरंत मान लेगी। मगर आप किसी ऐसे क्रिएटर को देखो जो फूड ब्लॉगर है या कुछ और कर रहा है, तो उसकी ऑडियंस उससे इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होगी। करेक्ट, उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू है, बट शायद वो उतना अच्छा परसेप्शन नहीं दे पाए लोगों को, या उतना अच्छा जो पर्सपेक्टिव है वो उनके पास बहुत कम रहता है। और कई बार चीज़ें क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से उन्होंने 1 मिनट देखा, स्क्रॉल कर दिया, उसके बाद वो शायद उसको याद भी ना रखें, उनको याद भी ना हो कि उस बंदे से हमने क्या सीखा था या क्या देखा था। बट एक जो अपनी छाप छोड़ गया उसको वो हमेशा याद रखेंगे। तो वायरलिटी और इन्फ्लुएंस के बीच की ये जो लड़ाई है, मतलब, और ये मेरे कई मायनों में ये बहुत खाई भी समझ में आती है। जैसे आजकल आप नोटिस करते होंगे कि कुछ लोगों की रील्स इतनी वायरल हो जाती हैं कि 100 मिलियंस 200 मिलियंस तक व्यूज़ जा रहे हैं, और फिर वो मतलब अगली रील बनाते हैं उसी पे, क्योंकि सबको ट्रैक्शन चाहिए ना, तो वो रील बनाते हैं कि अगर इसमें से 1% लोगों ने भी अगर आज सब्सक्राइब कर लिया होता तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते। और हार्डली उनके, कई बार देखा जाता है कि 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स ही हैं उनके इंस्टाग्राम पे, बट उनकी रील्स बहुत वायरलिटी। तो एक तो ये चीज़ होगी, तो वायरलिटी, क्या वायरलिटी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके इन्फ्लुएंस बनाने के लिए? और एक तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि वायरलिटी लाने के लिए क्या ज़रूरी है? मतलब कैसे ये किस्मत से हो जाती है, या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर ये एक्सीडेंट है, हो गया? जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मेरा ही कुछ जूनियर्स हैं कॉलेज में, वो भी कंटेंट बना रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल भी जा रही हैं, बट उनका कंटेंट क्या है कि नॉर्मल जो आजकल जेनजीज देख रहे हैं, कॉलेज लाइफ की रील्स बना दी, स्टूडेंट लाइफ की रील्स बना दी, वो रिलेटेबल लोगों को लगते हैं, लोग शेयर करते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, वायरल हो जाते हैं, काफ़ी व्यूज़ आते हैं, मिलियन में भी जाते हैं, बट फॉलोअर्स उनके 200, 400, 500 फॉलोअर्स कभी गेन नहीं होते। अब वो लोग आके मुझसे पूछते भी हैं कि दीदी हमारी रील्स पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, बट आपकी तरह हमारे फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उनको हमेशा यही समझाया कि जो तुम्हारा कंटेंट है
उसमें ऑडियंस जो देख तो रही है बट उसको वैल्यू क्या मिली? तुम्हारी कॉलेज लाइफ की रील्स देख के उन्होंने क्या सीखा? वो क्यों फॉलो करेंगे तुम्हें? उनको वो एक रील अच्छी लगी, उन्होंने लाइक कर दी, शेयर कर दी, आगे बढ़ गए। वो रोकेंगे क्यों तुम्हारे पेज पे? तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना जो उनको रोक के रख सके। तो वायरल तो वो हो गए बट उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं बना। बट अगर कोई मेरी नीश वाला क्रिएटर है जो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी रील वायरल जा रही है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिसने उसकी रील देखी है वो उसको फॉलो करके भी जाएगा, क्योंकि उसको आगे भी ऐसी चीज़ चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट है अपने आप को इम्प्रूव करने में तो वो ऐसी और भी रील देखेगा, वो उसको फॉलो भी करेगा। तो ऐसे क्रिएटर की अगर एक भी रील वायरल जाती है तो उनके साथ साथ फॉलोअर्स भी गेन होते हैं। तो वायरल होना और इन्फ्लुएंस करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आप वायरल भी हो जाओगे, बट आप वायरल हो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। मेक सेंस। कोई फूड ब्लॉगर अपने आप को कैसे वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता है? लेट्स से किसी का इंटरेस्ट ही है फूड में, कोई बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया है फूड से और वो आज इतने बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं कि उनके पास बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारी चीज़ें, और वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं लोग। उन्होंने क्या बेटर किया जो ये सीख सकते हैं माइक्रो क्रिएटर्स या फिर जो बनना चाहता है, जो अभी है 200-400 500 1000 2000 5000 पे, लेकिन उसे जाना है 1 लाख फॉलोअर्स तक या 2 लाख फॉलोअर्स, तो अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, तो वो क्या चीज़ें कर सकते हैं या फिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क देखते हो आप? अब फूड ब्लॉगर्स में भी 2-3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो वो हैं जो लोकल शॉप्स पे जाके सिर्फ खा के पी के अपना कंटेंट बना के रील्स पोस्ट कर देते हैं। दूसरे वो हैं जो कुछ ट्राई कर रहे हैं या किसी नए इंसान से मिलके उसकी कोई नई चीज़ ट्राई करके बताई कि यहाँ पे एक स्टॉल है, ये भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट किया उन्होंने, किसी की हेल्प भी हुई तो लोग उसको शेयर भी करते हैं कि किसी का भला हो रहा है। जैसे बीच में कुछ रील्स वायरल हुई थी, एक बड़ा पाव गर्ल, ऐसे कुछ होते हैं तो वो उनको रीच मिल जाती है तो वो वायरल जाते हैं। बट तीसरी कैटेगरी ये भी आ जाती है कि कुछ लोग नई नई कुजीन ट्राई कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू बता रहे हैं कि इस स्टेट में ये फूड वायरल है, यहाँ की ये इंपॉर्टेंस है, उसका पूरा कल्चर कर रहे हैं, तो वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उन्होंने, एक जगह के बारे में उन्होंने बताया भी, सिर्फ फूड का कंटेंट बना के पोस्ट नहीं किया। तो ऐसे लोगों की ग्रोथ हो सकती है। जब आप रणबीर बरार के वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत कुछ खाने के बारे में सीखने मिलता है, हिस्ट्री के पीछे और ये सब चीज़ें। सो ही टेल्स स्टोरीज अराउंड फूड, और वो बड़ा मतलब कई बार आपको वो खाना पसंद नहीं है लेकिन स्टोरी और उसके जो नरेशन है, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग करते हैं रणवीर बरार, मज़ा आ जाता है। वही इस तरह के लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी जो सिर्फ फूड का कंटेंट बना के पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जो उसकी वैल्यू भी बता रहे हैं कि इसमें हम ये सीखा, इसमें हमने ये पता लगा, तो ऐसे लोगों को फॉलो करने का भी मन कर जाता है। करेक्ट। अब बात आती है कि लेट्स से कि कोई बंदा कंटेंट बना रहा है, ठीक ठाक, उस पर डिसेंट फॉलोइंग है, सब चीज़ है। अब बात आती है इंस्टाग्राम तो पैसे देता नहीं है, तो पैसे कहाँ से कमाते हैं लोग? पैसे कमाते हैं ब्रांड डील्स और इन सब चीज़ों से। अब ब्रांड भी क्यों आएंगे आपके पास? ब्रांड्स का तो ये है कि ब्रांड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड कोलैब देते हैं। हाँ। अब जैसे मेरी नीश है, एजुकेशनल नीश है, इसमें बहुत ही कम ब्रांड्स आते हैं। ये एक रियलिटी है, लोगों को लगता है कि इतना वैल्यूएबल कंटेंट है तो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, बट इसका बिल्कुल अपोजिट है। ब्रांड्स की नज़र में ऐसा इन्फ्लुएंसर ही उनके लिए कोलैब के लिए सही है जो या तो फिटनेस से रिलेटेड है, या ब्यूटी प्रोडक्ट या स्किन केयर से रिलेटेड है, या फिर फाइनेंस नीश से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी ऑडियंस वैसी है तो उनको अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो वैसे ही ऑडियंस चाहिए ना उनको। अब हमारे जैसे के पास अगर वो जाएंगे तो वो क्या ही प्रमोट करेंगे? कुछ ही बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो प्रमोट कर सकते हैं, कोई कोर्सेज हो गए या कोई उनका ऐप हो गया या बुक्स हो गई। अब ये कितने ही लोग प्रमोट करते हैं। तो हमारी नीच में सबसे कम कोलैब्स आते हैं, बाकी नीच में फिटनेस में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिटनेस में बहुत कोलैब्स आते हैं, बहुत इजीली कोलैब्स। देखो ब्रांड्स भी कई बार सिर्फ अब अवेयरनेस के लिए, अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए सिर्फ रीच पे भी वो दे देते हैं कि चलो ठीक है, किसी की रीच है, क्या है, कुछ है। वैल्यू तो प्रॉबेबली वो उनके अपने मेट्रिक्स हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता कि ब्रांड्स बेसिकली कैसे ब्रांड्स को आप लेके आ सकते हो, क्या चीज़ है। सो हैव यू वर्क विद एनी ब्रांड्स? कुछ ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, बट वही है कि उसमें कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं है हमारी। कभी कोई ब्रांड आ गया, कभी नहीं आया, तो उसमें कोई हमारा ऐसा कोई स्टेबल इनकम नहीं हो पाती। बट जैसे मेरे कुछ फेलो क्रिएटर्स हैं अलग अलग नीश में, एक फिटनेस क्रिएटर है मेरे, तो वो उनको ब्रांड्स आए थे, उनको काफ़ी बड़े ब्रांड ने उनको स्पॉन्सर किया था, बट ज़्यादा टाइम वो उनके साथ टिका नहीं। इसका रीज़न ये है कि ब्रांड्स को चाहिए सेल्स। उन्होंने अपना सप्लीमेंट्स उनसे प्रमोट कराए थे, 1-2 महीने उन्होंने किए, बट फिर वो ब्रांड ने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड कर दिया, क्योंकि उनकी ऑडियंस कैसी थी जो उनकी ब्रांड्स को खरीद ही नहीं पा रही थी। काफ़ी ऐसी ऑडियंस उन्होंने बनाई थी जिसमें वो सिर्फ रील्स डाल देते थे, उनका मिक्स कंटेंट था। कभी उन्होंने फैशन की डाल दी, कभी स्किन केयर डाल दिया, कभी फिटनेस डाल दिया। लोगों ने फॉलो तो कर लिया बट वो उनसे इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहे। वही वायरल वाली स्ट्रेटजी कि वायरल तो हो गए बट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, तो ब्रांड उनके पास आके भी चला गया। इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली लोग बोलते हैं कि ईजी है ग्रो करना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ऑडियंस को या एल्गोरिदम को? जहाँ तक मैंने खुद ऑब्जर्व किया है,
ये तो इजी है कि इंस्टाग्राम पर हम ज़्यादा जल्दी ऑडियंस ग्रो कर लेते हैं। यूट्यूब पर हमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई हमें सब्सक्राइब करे या ना करे, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी बड़े क्रिएटर्स ने डोमिनेट किया हुआ है। करेक्ट। ऐसा बहुत ही कम कंटेंट बचा है जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ना किया हो। हर चीज़ पे वीडियो अवेलेबल है, क्या नया क्रिएट करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। वैल्यू लेने के लिए ही इंस्टा पर जो ऑडियंस है वो यूट्यूब पे जाती है। यूट्यूब पे तो सारा ही वैल्यूएबल कंटेंट है ना, नया कर लाओगे। बट इंस्टा पे हमारे पास ये फ्रीडम है, इंस्टा पे ऑडियंस जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट में तो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी क्रिंज बना दो, नया चल गया। पुनीत सुपरस्टार को देख लो, क्या करता है वो, कुछ भी खा लेगा पी लेगा, लोग फॉलो कर लेंगे। मुझे ये भी बताओ तनिषा कि जैसे एक राइज ऑफ कैटेगरी है पुनीत सुपरस्टार, लेट्स से इफ इट इज़ अ कैटेगरी, तो उसमें उस कैटेगरी में बहुत लोग आ गए। वो पता नहीं, वो अगर वो बोल रहा है कि मैं नाले में बैठ के खाना खाऊंगा, मैं नाले का पानी पीऊंगा, तो एक दूसरा भी आ गया बोला मैं गोबर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो ये जो क्रिंज क्रिएटर्स की जो राइज है, क्या सब वाकई में उतना सब अचीव कर पाते हैं जितना ये पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग हैं जो कर गए हैं, और क्या उनको उतना अचीव करना भी चाहिए? क्योंकि मैं थोड़ा इस चीज़ में, मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार उनको किस बात की फुटेज मिलती है, बिकॉज शायद उनके एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत हाई है। आजकल क्या है ना कि जो भी क्रिंज है वही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब जो पुनीत सुपरस्टार है या जो वड़ा पाव गर्ल है, जिस टाइम पर वो वायरल थे उस टाइम पे उनको बिग बॉस तक में बुला लिया गया था। करेक्ट। फिर क्या हुआ, उनकी ऑडियंस उनको इतना ज़्यादा वहाँ पर देख के, उनकी जो हरकतें देखी उन्होंने रियल में, उनकी खुद की ऑडियंस ने उनको वोट करना बंद कर दिया। वो खुद ही एलिमिनेट होकर चले गए। एंड आज की डेट पर देखा जाए तो पुनीत सुपरस्टार इतनी क्रिंज हरकतें कर रहा है तो भी उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं कर रही। एक टाइम पे उनको लॉर्ड पुनीत कहा जाता था और अब वही लोग उनको देखते तक नहीं है। वड़ा पाव गर्ल का कितना इन्फ्लुएंस हो गया था एक टाइम पे। मेरे को लगता है उन्होंने अपने लिए तो कर ही लिया ना, हाँ, पैसा कमा लिया, क्योंकि उनके लिए भी अब जैसे सपोज जैसे औरी का केस ले लो, उसका भी कंटेंट बहुत क्रिंज लगता है, सब चीज़ लगता है, बट वो बहुत स्मार्टली, मतलब समबडी वाज टेलिंग मी कि वो ये सब क्यूरेट करता है, वो ये सब इस तरह की इमेज परसोना है कि यार बहुत ही अजीब सा बंदा है और ये इतना फिनिकी है, ये सब चीज़ें वो उसने ये क्रिएट किया हुआ है। वो कहता है बोला मैं अपना डाउनफॉल भी प्लान कर रहा हूँ, मतलब वो प्लान करता है बेसिक इस तरह का वीडियो के, ताकि लोग रेलिवेंट बने रहे, ताकि वो बात करें अरे और ये देखो कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया, ये सारी चीज़ें। और ये जो करता है वो थोड़ा सा फनी लगता है क्योंकि वो चीज़ें ऐसे करता है, उसके अजीब अजीब पोजेस हो गए, या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी उसके पास एक्सेस है, ऐसे बड़े लोग है उसके पास, तो उसके खुद के इतने सेलिब्रिटी उसका सर्कल है, तो खुद ही उसको वो कभी उसको डाउनफॉल आने नहीं देंगे, वो हमेशा ही दिखता रहेगा लाइमलाइट में। लेकिन सपोज जैसे ये सब चीज़ें तो है, वो दिखेगा, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि वो ये गेम कर रहा है, मतलब वो ये जानबूझ के कर रहा है। इनफैक्ट पुनीत सुपरस्टार भी जानबूझ के ऐसा करता है। पुनीत सुपरस्टार ने कहा बोले कि मैंने जब शुरू किया तो मैं डांस के वीडियोस बनाता था, यार 8-10 लाइक भी नहीं आते थे ना, इतने व्यूज़ आते थे, ये चीज़ है। फिर मैंने एक दिन कुछ ऐसी हरकत ही कर दी और मेरे रील्स के चाहने वालों टाइप्स कुछ तो भी उसने ऐसा उल्टा सीधा किया, क्रिंज सा, और वो फट गया। बोला कि फिर मेरे को लगा कि लोगों को यही चाहिए, तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया। फट तो गया, बट अब कहाँ है? ये बात मैं भी मानता हूँ, बट इसका एक और बहुत बड़ा रिस्क जो मैं देखता हूँ तनिषा, कि देयर इज़ अ यंग चैप, 16-17 साल का लड़का है और उसे अपना कुछ कंटेंट बनाने चीज़ें, वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर पता चल रहा है कि वो भी इसी तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और हो सकता है कि वो, आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में एक ट्रेंड चला था कि एक लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, ट्रोलर्स ने, कि मैं आपकी वीडियो बहुत पसंद करता हूँ, आपकी हर वीडियो पे आके गाली देता हूँ। ये चला था ये, हाँ करे, ये मेरे भी कुछ वीडियोस पे आया था। तो ऐसे कमेंट्स आते, तो ऐसे ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लोग जब इनको देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आज ये, क्या तुम भी ये चीज़ देखती हो कि लोग कंटेंट क्रिएशन को एक करियर के तौर पे देखने लग गए हैं? और छोटे शहरों में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो एस्पिरेशंस हैं टू बिकम फेमस, टू शोकेस हु यू आर, और ये सब चीज़ें करने के लिए लोग ज़्यादा कर रहे हैं। छोटे शहरों के लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं, उनको छोटी सी अगर होप दे दोगे ना तो वो उसको ही देखते रहेंगे कि हाँ हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, अगर ये वायरल हुआ है तो हम भी हो सकते हैं, हम भी एक दिन, हमको ही मुंबई बुलाया जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि जो वो कंटेंट कंज्यूम करके जो वो बना रहे हैं ना, उसमें उनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो क्रिंज बना देंगे, कुछ टाइम हो सकता है उनकी 1-2 वीडियोस वायरल चली जाएं, बट ना कभी उनके पास कोई ब्रांड आएगा क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कभी उनकी कोई रिस्पेक्ट बनेगी क्योंकि उन्होंने कंटेंट ही ऐसा चूज़ किया है, तो ना कभी उनका इसमें कोई फ्यूचर बन पाएगा क्योंकि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रिएटर्स ऑन इंटरनेट इफ आई सर्च? अच्छा, वर्ल्ड वाइड 207 मिलियन, यानी कि 20 करोड़। सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही होंगे।
हमारी पॉपुलेशन का मतलब कितना 10 to 15%, लाइक कितना बताया? 207 बताया था टोटल। टोटल 207 मिलियन वर्ल्ड में है और इंडिया में 80 से 100 मिलियन क्रिएटर्स हैं। इसमें से कितने लोग एक्चुअली हैं जो इससे जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही है? कितने भुवन बाम निकल रहे हैं? कितने चलो पुनीत सुपरस्टार ही ले लो कि कितने ऐसे निकल रहे हैं कि जिनका एक्चुअली इससे घर चल रहा हो या फिर उन्होंने अपना कुछ अच्छा बड़ा करियर बना लिया हो, चीज़ें हों। टॉप के कुछ क्रिएटर्स को छोड़ के ज़्यादातर लोगों की अर्निंग नहीं हो पा रही है। अगर देखा जाए जो माइक्रो क्रिएटर्स हैं उसमें भी कोई ऐसी विशेष अर्निंग किन नहीं लोगों हो को रही। माइक्रो क्रिएटर्स कहेंगे? माइक्रो हम कह सकते हैं कि 2000 से लेके 1 लाख फॉलोअर्स तक तो माइक्रो ही मान लीजिए, क्योंकि अच्छा, उसमें कोई अर्निंग नहीं है। इवन जो मेरे लेवल पर भी लोग हैं उनकी भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि ब्रांड कोलैब्स आना सबसे बड़ी बात है। आजकल मार्केट इतना सैचुरेटेड हो चुका है, इतने ज़्यादा क्रिएटर्स बन चुके हैं कि ब्रांड किस किस के पास जाएगा। करेक्ट। उनको प्रमोट कराना है, वो किसी से भी एक से करा लेंगे, हो गया प्रमोट। वो एक ही चीज़ को 10 लोगों से क्यों करवाएंगे? करेक्ट। मेरे पास भी आज तक किसी ने कोई ब्रांड नहीं आया। वही, क्योंकि हमारी जो नीच है एजुकेशनल नीच, हमारे पास नहीं आएगा। यहीं पर अगर कोई फिटनेस क्रिएटर होता, भले उसके 5 या 10 हज़ार फॉलोअर्स भी होते, उसके पास ब्रांड जाने के चांसेस थे। और इसलिए भी शायद फिटनेस क्रिएटर्स, फूडीज, इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो लाइफस्टाइल पे बना रहे हैं। फाइनेंस पे भी, इनफैक्ट फाइनेंस इज़ लाइक इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो फाइनेंस पे ऐसा नहीं होता कि हर दिन ही कोई नया क्रिएटर आ जाता है, टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। बट सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस में ही है, सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस में है, बिकॉज हाई वैल्यू ऑडियंस। करेक्ट। एक भी अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, एक भी एफिलिएट कुछ हुआ तो मोटा पैसा आता है काफ़ी ज़्यादा। सो फिर माइक्रो क्रिएटर्स के पैसे कैसे कमाएं? माइक्रो क्रिएटर्स कुछ ज़्यादा कमा ही नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो वो कोलैब्स भी कर रहे हैं तो बार्टर कोलैब्स कर रहे हैं, पैसा ही नहीं मिल रहा उनको। उन्होंने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरा ली है कि अगर आप इनको सिर्फ एक अपना प्रोडक्ट दोगे ना कि आप इसकी स्टोरी लगा दो, इसकी रील बना दो, हम आपको फ्री कर रहे हैं, वो फ्री प्रोडक्ट के लालच में उसको भी प्रमोट कर देंगे। उनको सिर्फ दिखाना है कि हमें कोलैब्स आ रहे हैं, उनको पैसा कुछ नहीं आ रहा है। वो आएगा भी तो 500 1000 बस, इतने में कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो लोग खर्चा कर देते हैं उसको। इससे ज़्यादा तो आजकल एक एडिटर एक वीडियो एडिट करने के लिए ले लेता है, इसीलिए कंटेंट की क्वालिटी गिर रही है। अगर आप किसी को पैसे ही नहीं दोगे तो वो उसका कैसे उसको एडिट करवाएगा अच्छी एडिटर से, कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग करवाएगा अच्छे स्क्रिप्ट राइटर से। एक और चीज़ है जो बात आती है कि चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये गेम है, ये चीज़ है, बट इसमें किस चीज़ से ग्रोथ किससे मिलती है? कंसिस्टेंसी से या फिर क्रिएटिविटी से? ग्रोथ मिलती है कंसिस्टेंसी से। आप 1 महीना लगातार वीडियो डालोगे, आपको इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। हो सकता है 1-2 वीडियो आपकी वायरल चली जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वायरल हो जाओ या फेमस हो जाओ। बट आप 1 महीने इनएक्टिव होकर रह के देख लेना, आपकी जो ग्रोथ थी वो एकदम से डेड हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स इनएक्टिव हो जाएंगे। आप अगर भले ही 1 साल से आप रेगुलर हो, 1 महीना आप गायब हुए, सब खत्म, सब आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब ये चीज़ है कि जैसे राइज आएगा, ये चीज़ है, क्योंकि क्या है, अब आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू दिस, लाइक तुम कंटेंट बनाते हो हासिल पे, तुम 18-18 घंटे काम करते हो, इतना काम करना, इतना ये सब चीज़ें करने के बाद रियलिटी में कभी बर्नआउट नहीं होता? बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी लगता है कि कर क्यों रहे हैं, क्या ही हो रहा है इससे। एक टाइम आता है जब एक क्रिएटर स्टक हो जाता है एक जगह पर, ना उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बस एक जगह फंसा हुआ है। तब ऐसा लगता है कि अब आगे कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्या फ्यूचर है मेरा, क्यों करूँ मैं इतना टाइम इस पर इन्वेस्ट, इतना टाइम मैं कहीं और लगा दूँ, हो सकता है वहाँ मुझे ग्रोथ मिल जाए। यहाँ तो ना ऑडियंस इतना एंगेज कर रही है, ना कंटेंट में कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। फिर लगता है कि तब होता है बर्नआउट फेज, तब लगता है अब नहीं करना, अब हो गया। बट फिर वही है कि स्टार्ट क्यों किया था, ये सोच के अगर स्टार्ट करोगे ना कि नहीं मुझे तो सीधे पैसा चाहिए, मुझे तो आते ही सीधे एकदम मिलियनेयर बनना है, तो ऐसे क्रिएटर्स ना स्टार्टिंग के 6 महीने में ही क्विट कर देते हैं। जो 6 महीने से ज़्यादा रुक जाता है वो रुका ही रहता है, बीच बीच में उसका डाउन फेज आएगा, बट वो छोड़ेगा नहीं। मेरे जैसा इंसान तो कभी नहीं छोड़ेगा जिसको 2-3 साल हो चुके हैं इस चीज़ में। बट हाँ, बर्नआउट होता है और ये भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, अब ग्रोथ चाहिए। बट वही, तो फिर आप क्या करते हो ग्रोथ के लिए? जैसे हालांकि मेरे पास भी उसका एक आंसर है, और जिसको मैं खुद अपने लिए नहीं ज़्यादा कर पा रहा हूँ इस समय, बिकॉज ऑफ आई एम ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, और कई बार वो होता है, वो बर्नआउट हो जाता है। ये बहुत रियल फीलिंग है, आप जानते हुए भी आपको वो ताकत लगानी है। तो आप कैसे इस लूप से कैसे निकलते हो कि जब चीज़ें स्टक हो गई हैं, फॉलोअर्स स्टक हो गए हैं, सब चीज़ें? इस टाइम पे मुझे याद आता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, 0 फॉलोअर्स। प्लस जब स्टार्ट किया थोड़ा बहुत ग्रोथ हुई
तो लगभग 1.5 साल तक मेरे सिर्फ 200 फॉलोअर्स थे, ना एक भी ज़्यादा होता ना कम होता, 200 पे स्टक हो गया। उसके बाद फिर मुझे लगता था कि यार क्या ही है, फिर मैंने सोचा कि छोड़ दूँ। तो फिर मैंने लास्ट ईयर 2025 में फरवरी के महीने में मैंने लास्ट पोस्ट डाला था अपना इंस्टाग्राम पर। मैंने लिखा था कि अब मेरा हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, लास्ट पोस्ट है, इसके बाद इस चैनल पे कोई कंटेंट आएगा ही नहीं। उस वक्त 200 फॉलोअर्स थे। मैंने वो पोस्ट करके अकाउंट अपना रख दिया, फ़ोन बंद करके कि अब इसको थोड़ी देर बाद डीएक्टिवेट कर लेंगे, थोड़े लोग देख लें। मैंने 4-5 घंटे बाद खोला है, उस पर 25,000 व्यूज़ हो गए पोस्ट पे अचानक। उस पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट आ रहे हैं कि ऐसे क्विट नहीं करना, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलेगा ग्रोथ। एंड फिर तब जाके मैंने कहा कि नहीं, अगर इतने लोगों ने मुझे बोला है ना तो कुछ तो बात होगी, थोड़ा और रुकते हैं। फिर मैंने खुद को टाइम दिया, मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी और पीजी स्टार्ट होने वाली थी, उसमें 2-3 महीने थे। मैंने सोचा 2-3 महीने बस और ट्राई करते हैं, अगर इस बीच में कुछ होता है तो आगे करेंगे, इस बीच कुछ नहीं होता तो जो सोचा था बंद करने का वो बंद कर देंगे। 2-3 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि जो 2 साल में नहीं हो पाया। विदिन 2 मंथ्स मेरे 200 से सीधा 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। एकदम ग्रोथ मिला है, और वो मिला इसलिए क्योंकि फिर उस बीच में मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया, लगातार वीडियोस डालेंगे 60 दिन, एक भी दिन छोड़ा नहीं है। एंड वो पहले स्टार्टिंग में 200 व्यूज़ आए, 2,000 आए, 20,000 आए, फिर सीधे मिलियंस में व्यूज़ आने लगे। अभी भी मेरी सबसे वायरल वीडियो वही है जो मैंने उस फेज़ में डाली थी, उस पर अभी अराउंड 9.5 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। ब्यूटीफुल। अभी भी बढ़ रहे हैं। तो वही होता है कि जब आप छोड़ने पे आ जाते हो ना, सोच लेते हो अब हो ही नहीं रहा, तभी कुछ ऐसा हो जाता है। सक्सेस एकदम सामने होती है, बस एक स्टेप और रह जाता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि यू नो लाइक विद माई टीम ऑल्सो, हम लोग कई बार ये लोग भी बोलते हैं सर ये लग रहा है कि स्टक हो गया है, अब इतना दूसरा अकाउंट बना लेना चाहिए। कई बार 1-2 बार ऐसा हुआ हमारे साथ भी, हमने यूट्यूब पे भी ये सब चीज़ होनी थी और फिर कुछ मैजिकल हो जाता है और आप एक बार निकल जाते हैं, फिर जाके थोड़ा प्लेटी हिट करता है, फिर वहीं सैचुरेशन आ जाता है, सब चीज़ होता है। लेकिन वो जो सैचुरेशन होता है ना, उस पहले वाले से बेटर होता है। हाँ। हमेशा ये भी एक चीज़ है कि जैसे मान लो आपके एवरेज व्यूज़ अगर 1000 आते थे तो अब एवरेज व्यूज़ आपके 4000 आ जाएंगे। मतलब बीच में भले ही आपके 40,000 गए हों, 4 लाख गए हों, 4 मिलियन गए हों, लेकिन बीच में फिर वो ऐसा होने लग जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड सो इस वे में तो कितना टाइम असल में देना चाहिए किसी को, क्योंकि कई बार लोग यही सोच के, जैसे जब तुमने सोचा ना, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें 3 महीने में मिला, तुम्हें मिला वो जो साल भर का जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो तुमने किए, 1.5 साल तक तुम उसमें लगे रहे, उसके बाद जब जो 3 महीने आए ना, तो वो कंपाउंडिंग तो होती है। तो एक क्रिएटर को कितना टाइम देना चाहिए एक्चुअली, अगर उसे सही मायने में कंटेंट क्रिएशन से करियर बनाना है या कुछ चीज़ें करना है तो? मैंने जहाँ तक जितने भी क्रिएटर्स को देखा है, मैंने ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं देखा जिसके कंटेंट में इम्प्रूवमेंट आया और उसको ग्रोथ ना मिली हो। जब मेरी ग्रोथ नहीं आ रही थी तब मैंने खुद की वीडियोस को एनालाइज़ किया। आज मैं अगर खुद की अपनी पुरानी वीडियोस देखूं तो अभी वाली वीडियोस में पुरानी वाली वीडियोस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब ना मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी थी, ना मेरी स्क्रिप्टिंग अच्छी थी। एज अ बिगिनर हमें कितना ही आता है, करते करते सीखते हैं। तो अगर मैंने अपनी क्वालिटी वही रखी होती तो मैं 10 साल भी लगे रहूँ, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते, वहीं के वहीं रह जाते। समय के साथ साथ, कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्वालिटी भी तो इम्प्रूव हुई है। अगर वो इम्प्रूव ना होती तो फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। तो अगर कोई क्रिएटर ये सोच रहा है ना कितना वेट करूँ, तो सिर्फ वेट नहीं करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। आप खुद से एनालाइज करो या दूसरों को दिखाओ कि आपको मेरी वीडियो में क्या मिस्टेक दिख रही है। कोई भी आपको फीडबैक देगा उसको एक्सेप्ट करो, उसको ये मत सोचो कि ये तो कमी निकाल रहा है मुझ में, ये मेरी मेहनत नहीं समझ रहा। आप वो भी तो देखो, आप अपने किसी भी बड़े क्रिएटर से अपनी वीडियोज़ को कंपेयर करो कि इनकी वीडियोज़ में ऐसा क्या है जो चल गई, मेरे में क्या है जो नहीं चला। जब कंपेयर करोगे आपको खुद को अपनी वीडियोज़ में 36 मिस्टेक दिख जाएंगे। जब उनको इम्प्रूव करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, टाइम के साथ साथ मुझे उसमें और एफर्ट भी देना है। जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होगी वैसे वैसे ग्रोथ भी मिलती जाएगी। कैसे आप अलग कैसे करते हो अपने आप को अपने कंटेंट से? क्योंकि कई बार लोग पर्सनली ले जाते हैं कि अरे यार, मतलब मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है या मेरे को शायद पसंद नहीं करते, मेरा कंटेंट ही ख़राब है, ये चीज़ है, रादर देन कि मतलब मुझ में प्रॉब्लम है और मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है। इट्स लाइक कि वो याद है वो ऐड टीवी पे आता था कि यार मेरे दांत में कीड़ा लगा, मैं टेस्ट में फेल हो गया। बोला तू थोड़ी फेल हुआ है, तेरा टूथपेस्ट फेल हुआ है। टू डिसोसिएट योरसेल्फ, लाइक वो कैसे करते हो? मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, सबको दिखती हैं। एक, जो भी मुझसे नया बंदा मिलता है वो ये कहता है कि तुम्हारी वीडियोज़ में तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, रियल लाइफ में तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जितनी मैच्योरिटी तुम्हारी वीडियोज़ में दिखती है, रियल लाइफ में तुम्हारे अंदर उतना ही ज़्यादा बचपना है। तो मेरा ये रहता है कि जगह के अनुसार इंसान को बिहेव करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है क्या कि आप जो जेन्युइन हो, कई बार वो आप कैमरे पे ला ही नहीं सकते हो, या फिर लाने उससे शायद आपको वो चीज़ ना मिले? मुझे लगता है हर इंसान के ना
होती हैं मल्टीपल पर्सनैलिटीज, सबकी होती हैं, बस वो जगह जगह पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं चाइल्डिश हूँ तो ये नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी पूरी चाइल्डिश ही है। अगर मैं मैच्योर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच्योर ही हूँ, मतलब लाइफ में हर जगह नहीं हूँ। हाँ, सही बात। लोगों पे डिपेंड करता है। अगर मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, उनके सामने बचपना दिखाऊं, तो वो मुझे क्यों फॉलो करेंगे? वो तो ये सोचेंगे कौन बच्चा ज्ञान दे रहा है, तो वो उनके लिए मुझे वैसा बनना पड़ता है। बट मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या मेरी फैमिली है, उनके साथ मैं नॉर्मल हूँ। जैसे अभी अगर मैं जाऊँ मिलने किसी से तो वो नॉर्मल बिहेव रहता है। ऐसा भी होता है कि जैसे जितने बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी जो ऑथेंटिक पर्सनालिटी है वो ना होते हुए भी एक उनकी पर्सनालिटी भी स्क्रिप्टेड होती है? बिल्कुल होती है। जितने भी बड़े क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया है या जितने भी लोगों से मैंने बात की है जो बड़े क्रिएटर्स बन चुके हैं, उनकी रियल पर्सनैलिटी बहुत अलग है। जो वो दिखाते हैं, जितना परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी परफेक्ट होती नहीं है। हो सकता है कोई क्रिएटर आपको अपनी वीडियोस में ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए ज्ञान दे रहा है, बट रियल में वो खुद ही अपनी एक्स के लिए रो रहा है। इवन ऐसा हुआ है, कई ऐसे बड़े क्रिएटर हैं जिनसे मेरी बात होती है तो वो रोने लगते हैं कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और फिर उनसे पूछूं कि आप तो खुद अपनी वीडियो में ज्ञान दे रहे थे कि मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, तो अब ये क्या? अरे वो मेरा सीन अलग है। तो ऐसा होता है। मेरा सच्चा वाला था। मेरा सच्चा था, मेरा 4 साल का था। तो ऐसा होता है। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिएटर्स भी स्क्रिप्टिंग करते हैं अपने खुद के बिहेवियर में। पर्सोना एक बना के रखते हैं कि कैमरे के लिए बहुत अलग पर्सोना है और रियल लाइफ में कुछ अलग है। कौन देवदास को फॉलो करेगा? मोटिवेशन को ही फॉलो करेंगे ना लोग। सब सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चीज़ें फेक ही हैं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई क्रिएटर सच में वैसा है जैसा वो दिखा रहा है। जैसे आजकल एक और जो चीज़ है, हम लोग भी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, जब ये जो हॉरर पॉडकास्ट ये सब बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं, हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं, बोला मैं फ़लानी जगह गया, ये हुआ हुआ है, हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रुथ और हाउ मच ऑफ इट इज़ मेड अप? पूरा फिक्शनल होता है, पूरा मेड अप है। बहुत ही कम होगा। अगर मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा, ना मेरे साथ वालों ने देखा। उनको दिख रहा है तो हो सकता है उनको दिखाओ, बट मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो बस थोड़ा मसाला लगा के बोल देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑडियंस को सुनने में मज़ा आ रहा है, उनको दिखाने में मज़ा आ रहा है। अगर कोई ऑडियंस उनको दे रही है व्यूज़ तो वो बनाएंगे। क्रिएटर्स ऐसा नहीं फील करते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सही इन्फॉर्मेशन दें, या फिर वो मतलब बिल्कुल ही एकदम, जैसे फिल्मों के बारे में भी ये बात बड़ी वो होती है कि यार फिल्में इन्फ्लुएंस करती हैं। आज की डेट में इन्फ्लुएंस जो है वहाँ से हटके या वहाँ जो है सो है, लेकिन क्रिएटर्स पे भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग रील देख के चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, और बच्चे तो एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। जो मैच्योर हो गया, जिससे समझ में आता है, हमारे जैसे लोग तो ठीक है, मतलब हम पहले थोड़ा क्रिटिकली देखते हैं चीज़ों को, फिर बाद में कुछ और बात करते हैं। बट प्रॉब्ली माई डॉटर वुड नॉट डू इट, यू नो, बट शी इज़ प्रीटी यंग। लेकिन कई बार क्या होता है, वो भी कुछ उसकी दोस्तें बात कर रही हैं, वो दोस्त बोल रही हैं, बोले कि अरे वो फलाने उसमें क्रिएटर ने ऐसा किया, दिमाग की, एंड देन इट बिकम्स देयर कि ऐसा कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या करना चाहिए। वही इसलिए कहते हैं ना कि क्रिएटर्स को भी ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए जो उनकी ऑडियंस देखे ना तो कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना जाए। बट वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर क्रिएटर के अंदर नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट क्रिएटर हैं, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट बेचना है, उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो सट्टे के ऐप्स प्रमोट कर देते हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना प्रमोट करें, क्योंकि उनको देख के कितने लोग वो चीज़ करेंगे। काफ़ी बड़े क्रिएटर्स हैं जो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन उनकी इमेज इतनी अच्छी है, उनकी PR टीम इतनी अच्छी है कि उनको एक परफेक्ट पर्सनैलिटी दिखाते हैं, बट स्टिल वो ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अब वो चीज़ हमारे हाथ में है। लोग तो बेचेंगे गलत चीज़, वो हमारे ऊपर है कि हम वो चीज़ खुद कंज्यूम ना करें या हमारे साथ वालों को ना करने दें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को मॉनिटर करें कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ गलत सिखा रहे हैं, फिर बच्चे इन्फ्लुएंस होकर वही ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अगले पे डिपेंड तो आज के ज़माने में कर ही नहीं सकते। पता नहीं कौन कब क्या सिखाए। और एक और जो चीज़ है जो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अदर देन दिस, जो फूहड़ता बढ़ती जा रही है, जिसमें आप देखोगे कि हम अपने जहाँ पे हम बैठे हैं इस संभाग से भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल देसी क्रिएटर्स अपनी देसी उसमें बात करते हैं और बहुत ही फूहड़ तरीके से चीज़ें करते हैं। लाइक्स, कमेंट, वायरलिटी, वो सब है उनके पास, ठीक है। और तो सडनली मतलब गांव से एक आध कोई मीनिंगफुल बंदा निकलता होगा, मीनिंगफुल कंटेंट या वैल्यूएबल कंटेंट बनाता होगा, बाकी लोग तो फूहड़ता पे ही चल रहे हैं सब। वही है ना कि हम जहाँ रहते हैं ना, हम उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम एक इन्फ्लुएंसर है ना, तो हम उस एरिया का एक फेस है।
अगर हम ही जिम्मेदारी से कंटेंट नहीं बनाएंगे ना, कुछ भी दिखा देंगे, तो उससे सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे एरिया की बेइज्जती हो रही है। अभी रिसेंटली में समय रैना की एक वीडियो आई थी, तो उन्होंने किसी ग्वालियर के रैपर की बात की थी। ग्वालियर के रैपर की वजह से पूरा ग्वालियर बदनाम हो गया। अब वो ये नहीं देखेंगे कि ग्वालियर से अच्छे लोग भी निकलते हैं। उसने बोला क्या था, मैं भूल गया उसमें क्या बोला था कि ग्वालियर वो चीज़ का तो रैपर मैंने था। भी नहीं देखी, कुछ गलत कमेंट ही पास किया था उन्होंने। हाँ। तो उस वजह से पूरा ग्वालियर ही बदनाम हो रहा है। अब कोई बाहर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ग्वालियर के लोग ही ऐसे होंगे, तो बातें ही ऐसी कर देंगे। लेकिन इसमें भी लोग कई बार बहुत वैल्यू महसूस करते हैं ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी कमेंट किया होगा कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ तो लोग ही ऐसे होते हैं। करते हैं, उनको प्राउड फील होता है ये सारी क्रिंज चीज़ें करके या थोड़ी चीप हरकतें करके। पता नहीं उनको क्या लगता है कि हम बंदूक या पिस्तौल लेके घूमेंगे तो हम बहुत दबंग लगेंगे। क्या शो हो रहा है उससे, क्या तुम दिखाना चाह रहे हो? मुझे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी समझ नहीं आती, बट उस पर कुछ बोलूँ तो फिर उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारे यहाँ का तो कल्चर ही यही है। बट कल्चर को कल्चर की तरह रखो ना, उसको तुम पूरे समाज में ये क्यों दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ के सारे ही लोग ऐसे हैं? कहीं बाहर जाओ तो फिर हमारे यहाँ के लोगों को ऐसे देखा जाता है जैसे पता नहीं कितने गवार किस्म के लोग आ गए हों। वो इज्जत जो हमें मिलनी चाहिए हमारे कल्चर को, हमारे यहाँ तानसेन निकले हैं, हमारे यहाँ से कार्तिक आर्यन जैसे सेलिब्रिटीज़ निकले हैं, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, बट हमें सब चीप समझते हैं। तो वो एक की वजह से सब बदनाम होते हैं। और क्या फ़र्क है मेट्रो के क्रिएटर्स में और यहाँ के टियर 3, यहाँ से मेरा मतलब है सब जगह जो छोटे शहरों से या गांव कूचों से जो आते हैं, किस तरह का डिफरेंस देखते हो आप उनमें? हालांकि क्रिंज तो चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं। हाँ, क्रिंज तो कई जगह हो रही हैं, ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ कई अच्छे लोग भी हैं, बाहर कई ऐसे लोग भी हैं। बट वही है कि हमारे यहाँ जो छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, उनको सक्सेस झिलती नहीं है, बहुत जल्दी सिर चढ़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कि मतलब पचती नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने छोटे शहर में छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं। अब एकदम से उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, बड़ी ऑडियंस मिल जाए, तो उनको लगता है कि वो जो भी करें सब सही है। उनको ऐसा कहते हैं ना कि अर्ली सक्सेस जो मिलता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चला भी जल्दी जाता है। तो बड़ी ऑडियंस एकदम मिलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर किसी की लाखों की ऑडियंस है तो उसकी एक जिम्मेदारी भी बढ़ी है ऑडियंस फॉलोअर्स के साथ साथ। अब वो क्या कंटेंट बनाएगा, ये लाखों लोगों तक जाएगा। अब उसको वो चीज़ मेंटेन भी रखनी है। अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी उठा के कुछ भी कर दिया या कुछ भी वीडियो अपलोड कर दी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कल को वो लाखों लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रेशर होता है। पहले तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप छोटे क्रिएटर हो सकते हो, क्या है बस 100-50 लोग देखेंगे, कुछ भी कर दो, हटा दो। बड़े होते हो, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे। फिर आपकी छोटी फिर कहीं ना कहीं मतलब आदमी की जो ऑथेंटिक पर्सनालिटी होती है, लेट्स से आप किसी चीज़ पे बोलना चाहते हो लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है ना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या फिर कुछ वैसा हो जाएगा, तो लोग अपने आप को रोकते हैं। फिर ऐसे कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर बोलने का मन करता है, हमसे लोग बोलते भी हैं कि आपने इस चीज़ पर तो कुछ कमेंट ही पास नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी है बोलना। बट वही है कि हम बोलेंगे तो एक हमारा ऑडियंस ऐसा भी है जो उससे ऑफेंड हो जाएगा, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो फिर हमको तो सबको लेके चलना है। तो ज़्यादातर क्रिएटर्स ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर ही रहते हैं। हालांकि इन्फ्लुएंसर का काम है कि वो ऐसी चीज़ों पे बोले, बट बोलेंगे तो नुकसान हमारा ही है। और ऑडियंस का ऐसा है कि ऑडियंस कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। हो सकता तो क्या वाकई में हमेशा इसी हिसाब से अपने आप को देखना चाहिए कि ऑडियंस क्या सोच रही है उसके लिए? देन तो आप मतलब आप ऐसे बन गए कि आप उनके स्लेव नहीं हो गए एक तरीके से, फिर आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी तो गई। हो जाते हैं जब हम एक छोटे क्रिएटर होते हैं। और क्या ये महज सिर्फ डर ही है? क्योंकि सपोज जैसे एक ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको कुछ ना कुछ हेट मिला होगा, कुछ चीज़ें हेट से बचते हैं सब लोग। मुझे लगता है कि एक आपको बचना चाहिए डेफिनेटली, आप ऐसा कुछ मत करोगे जो आपको हेट मिले ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आपको मिला तो वो तो आपके हाथ में भी नहीं है ना। मतलब लोग आपको हेट करेंगे, प्यार करेंगे, ये आपके हाथ में कहाँ है? फिर आप किस किस का ईगो मसाज करते फिरोगे? मतलब समाज भी तो बटा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। एक कह रहा है कि नहीं है तुमने सही बोला है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, मैं यंग था, शायद 17-18 साल का होऊंगा, तो मुझे किसी ने एक बात बोले देखो ऐसा है, उसामा बिन लादेन जैसे लोग हैं ना, उनके भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ओबामा जैसे लोगों के भी फॉलोअर्स हैं। मतलब इज़ लाइक कि चलो ये दो एक्सट्रीम हो गए, या कोई बंदा है जो न्यूट्रल है वो भी उसके भी है। तो हर कोई ना ये परसेंटेज वैरी कर सकता है, बट हर तरह के लोग होते हैं। आप कुछ भी चीज़ होगी लोग आएंगे ये बोलने के लिए कि ये गलत है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है तो सही है। तो आप किसको मतलब किस हिसाब से आप उसे बैलेंस कैसे करने की कोशिश करोगे? मेरी कोशिश तो यही रहती है कि एक्सट्रीम की बात ना हो। हाँ,
है ना? ज़्यादा एक्सट्रीम भी ना जाए कि क्यों किसी मैं भी को- थोड़ा बचता हूँ इन चीज़ों से कि मैं बहुत एक्सट्रीम और ये सब चीज़ मैं पर्सनल लाइफ में हो सकता है किसी को बोल दूँ चीज़ों को लेके। हाँ, ऑफ कैमरा बोलना अलग हो जाता है, ऑफ कैमरा तो कुछ भी बोल दो जो तो opinion है। अभी मैं एक बहुत रिसेंट वो चीज़ है, वन ऑफ द पॉडकास्ट वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन जो हमारा पॉडकास्ट अभी रिसेंट गया, यू नो आई आस्क्ड हर कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। व्हाट शी सेड इज़ कि 19 साल से 23 साल इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, दैट इज़ व्हाट शी सेड। और उस चीज़ को लेके उन्होंने बहुत सारा लाइक कमेंट और उसी पीछे से ये क्या ऐसी बात है, ऐसा कुछ फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है। शी इज़ नॉट सेइंग दैट यू शुड प्रोड्यूस अ चाइल्ड फ्रॉम लाइक 19 to 23, बट बायोलॉजिकली दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बायोलॉजिकली ये बहुत ही चीज़ है। बोला कि आप अर्ली मेनोपॉज के बहुत सारे केसेस हैं, लेट प्रेगनेंसी डिले करते करते आगे कितना सारा प्रॉब्लम्स आता है, ये सब चीज़ आता है, बट पीपल विल नॉट गो इनटू द डिस्कशन ओनली उतनी सी चीज़ पकड़ के और उसी पे वो कमेंट बाजी और ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगे। सो देन आई रियलाइज़ कि लोगों में लोग सिर्फ उतना ही पकड़ते हैं जितना उनको पकड़ने की ज़रूरत है, वो पूरा देखते ही नहीं है। पूरी चीज़ में वो तहकीकात में जाएंगे नहीं चीज़ें। और फॉर लाइक इट्स मोर देन एन आवर पॉडकास्ट, और बहुत ही वैल्यूबल उन्होंने डिस्कशन दिया बिकॉज शी इज़ अ रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी स्पोकन एट लेंथ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और जिस तरह के केसेस उन्होंने देख लिए 40 साल की सर्विस में। शी वॉज अ गवर्नमेंट डॉक्टर, जो कुछ उन्होंने देखा है वो शायद अभी तो नहीं है और थोड़ा नॉर्मलाइज भी हो गया। वो कहते हैं बोले नहीं, प्रेगनेंसी हैज़ टू बी ए वेरी इजी गो राउंड वाली चीज़ होनी चाहिए, बट आजकल नहीं है लोगों की, क्योंकि हमारी बॉडीज़ चेंज हो रही हैं, बॉडी से ज़्यादा हमारे तरीके बदल रहे हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ है कि लोग उतना नहीं समझने की कोशिश करेंगे, वही सब ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। इन्फ्लुएंस इतना जल्दी नहीं होंगे, ऑफेंड छोटी सी बात आपने बोल दी, उनको नहीं पसंद आई तो बस कमेंट्स में गालियां। करेक्ट। उसमें एक चीज़ है, दिस इज द टाइम टू अनसब्सक्राइबिंग और ये सब अनफॉलो बटन। हाँ, अनफॉलो बटन, ये सब बहुत चलता है कि बोला कि टाइम टू अनफॉलो फलाना टिमका। जैसे चड्डा साहब के मिलियंस चले गए, है ना? तो ऐसा ये सब जो चीज़ें हैं, बट कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी वर्थ हमारे फॉलोअर्स से आके। कई बार मैंने ऐसे क्रिएटर देखे हैं जिनके ऑलमोस्ट मिलियन टच करने वाले हैं फॉलोअर्स, बट इन्फ्लुएंस में वो एकदम खाली, कुछ नहीं है। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब किस तरह का इन्फ्लुएंस? जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, बट जब वो कोई बात उनसे कहते हैं, या मान लीजिए उन्होंने कोई चैरिटी प्रोग्राम रखवाया, उन्होंने बोला कि आप इसमें जाकर थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, बट उनके फॉलोअर्स उनसे इन्फ्लुएंस ही नहीं है, इंगेज्ड ही नहीं है, सिर्फ फॉलो करके छोड़ दिया है, डेड ऑडियंस। ओके, तो वो उनसे स्टोरी ही व्यू नहीं कर रही, कर भी रही है तो उनकी बात ही नहीं सुन रही, तो ये क्या इन्फ्लुएंस थोड़ी है, ये बस एक बड़ा नंबर दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो इन्फ्लुएंसर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है उसके हाथ में भी। ऐसा करने के लिए हमें ऑडियंस से इंगेज करना पड़ता है, उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर ही वो आपकी सुनेगी। और स्पेशली जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना, एंटरटेनमेंट बस। तो थोड़ी देर के लिए अगर किसी को एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर बड़ा बनना है और जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, जिनके साथ किया हुआ है, तो वो लोग इतने बड़े कैसे बने? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहे हैं, इसलिए ऑडियंस बिल्ड हुई। दूसरा, उन्होंने कंटेंट पे इम्प्रूवमेंट लाया है, टाइम के साथ साथ उन्होंने कंटेंट इम्प्रूव किया है। जैसे उनकी पहले वीडियोस हुआ करती थी और अब की वीडियोस हैं, उसमें काफ़ी अंतर आएगा। उसमें की स्क्रिप्टिंग बेटर हुई है, उनकी एडिटिंग बेटर हुई है, उनका बोलने का, प्रेजेंट करने का तरीका बेटर हुआ है, उनकी रिसर्च बेटर हुई है, हर चीज़ बेटर हुई है। एंड ये काम सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में जब हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा सब कुछ हम ही कर रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं होता कि हम एक टीम हायर करके उससे काम करवाएं। जैसे जैसे हमारा पैसा आता है, हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि अब जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ है तो अपने लिए बचा लूँ, उसको आप बराबर बांटना शुरू करो। एक एडिटर हायर करो सबसे पहले, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव होगी, थोड़ा टाइम कम होगा, काम बढ़ेगा। एक राइटर हायर करो, उसको थोड़ा काम दो, वो रिसर्च कर पाएगा, जितना ज़्यादा टाइम उस पर होगा उतना अच्छी रिसर्च करेगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्या ही रिसर्च करोगे, स्क्रिप्टिंग गंदी होगी तो क्वालिटी बिगड़ेगी। तो वो टीम बढ़ानी पड़ती है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो ये बड़े क्रिएटर्स यही करते हैं, सबकी टीम होती है, तो उनको उतना प्रेशर भी फील नहीं होता, बर्नआउट भी फील नहीं होता, प्लस उनके काम टाइम पर हो रहे होते हैं। क्योंकि हमें लगता है बड़ा क्रिएटर है, साल में एक वीडियो डालेगा तो भी पैसा कमाएगा, पर ऐसा नहीं होता। उनको ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको भी डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं। अगर उनका किसी ब्रांड के साथ कोलैब है तो एक डेडलाइन मिली हुई है कि इस टाइम के अंदर आपको वीडियो प्रोड्यूस करके हमारे पास भेज के
हम अप्रूव करेंगे तो आपको अपलोड भी करनी है। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक उन पर बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो। हमें लगता है कि कितनी लग्जरी लाइफ है इनकी, कितना पैसा छाप रहे हैं, बट उस पैसे को छापने के पीछे वो कितनी रात जागे वो हमें पता भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा उनका एक 9 to 5 जो जॉब कर रहा है बंदा, उससे ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहे होते हैं। एंड ये चीज़ एक बैक एंड टीम को ही पता होती है। जैसे मैं एक यूट्यूबर की टीम में हूँ तो मुझे पता है कि बैक एंड पे कितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है। जो वो बाहर दिखा रहे हैं वो बहुत अलग है, बट बैक एंड पे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। वो जितनी रिलैक्स लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं वैसे कुछ है नहीं। वो रिलैक्स लाइफ उनकी बस उनकी स्टोरीज तक पोस्ट हो रही है। रियल में वो रात भर जाग रहा है बंदा, वो 2 घंटे कहीं घूम के आया, 12 घंटे काम कर रहा है, वो कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर वो ये चीज़ें दिखाएगा तो ऑडियंस को लगेगा नहीं यार क्यों इसको क्यों फॉलो करेंगे, ये भी तो हमारी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है। तो वो स्ट्रगल। क्या ये ज़रूरी है कि आपको ईजी दिखाना है कि अरे भाई मतलब अरे बहुत आसान है बॉस कर लो, करना क्या है? जैसे कई लोगों का 2 घंटे ही काम करना है, पार्ट टाइम करोगे, एक वीडियो डालोगे। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे कोर्सेस, इंस्टाग्राम ग्रोथ, यूट्यूब वाले ये सब ज्ञान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब ये कैसे बताते हैं कि आपको पता भी था, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप मतलब एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अमीर हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आप जहाँ जाओगे आप सेलिब्रिटी का स्टेटस रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा। हमारा एक 999 रुपये का कोर्स है या 10,000 का कोर्स है, जिसकी जैसा जो बेच रहा है वो ये सब चीज़ों पे लगे हुए हैं। अगर वो रियलिटी दिखा देंगे कि हम इतने बड़े क्रिएटर बनने के बाद भी आपसे 999 का कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो कौन उनकी तरह बनना चाहेगा? अगर वो इतने ही रईस होते तो ये 100 रुपये में अपनी ई बुक्स बेच रहे होते। यही तो रियलिटी है कि जो बेचना है उसको ईजी दिखाना पड़ेगा कि ये कर लो सब सेट है, जबकि रियलिटी बहुत अलग है। रियल में लोग ब्रांड्स के लिए तरस जाते हैं कि कब कोलैब आएगा, पैसे पर डिपेंड कर रहे हैं कब मिलेंगे। तो अलग लाइफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन तो है, ऐसा तो है नहीं आप अकेले क्रिएटर हो। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, हर गली में क्रिएटर मिल जाएगा आपको। आप किस से कम्पीट करोगे? पहले 1 मिलियन ना बहुत बड़ा माइलस्टोन होता था, और अब ऐसा दिखता है कि 4-5 मिलियन वालों की लाइन 1 मिलियन तो कितने लोगों के हो जाएंगे, अब तो तुरंत हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर तो बहुत जल्दी। लेकिन कैसे? सपोज मेरे जैसे बंदे को अभी अगर मतलब इफ़ यू लुक एट माई पेज, मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि मैं 1 मिलियन से मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन क्या गैप क्या है? वो गैप यही है कि एक तो ऑडियंस जो वैल्यूएबल कंटेंट होता है ना, उसको बहुत ही कम ऑडियंस ऐसी है जो ऐसे कंटेंट को फॉलो करती है। पहली चीज़ तो यही है। पहले जो मेरा कंटेंट था वो थोड़ा सा डेटिंग एडवाइस, थोड़ा रिलेशनशिप उससे रिलेटेड था, तो एकदम से ऑडियंस बढ़ी। जब से मैंने कंटेंट को थोड़ा सा और अच्छा बनाया, थोड़ा प्रीमियम बनाया, तब से ऑडियंस बहुत कम बढ़ रही है। स्लो ग्रोथ हो रही है 4-5 महीने से। क्योंकि वही बात है कि जितना अच्छा कंटेंट उतनी कम ऑडियंस, चीप कंटेंट चीप ऑडियंस, मतलब वो निश छोटा होता चला जाता है। हाँ वही कि वैल्यूएबल ऑडियंस तो बहुत ही कम है ना इंस्टाग्राम पर, वहीं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब पे अगर आपके लाखों सब्सक्राइबर हैं, कंटेंट भी अच्छा होगा तभी होंगे, क्रिंज कंटेंट पर नहीं होगा। बट इंस्टाग्राम पर जितना ज़्यादा ऑडियंस उतना ज़्यादा कंटेंट भी वैसा ही होगा, लो वैल्यू कंटेंट। हाई वैल्यू कंटेंट पे ऑडियंस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपका पेज है, उस पर ऑडियंस आएगी प्रीमियम वाली, उस पर वैसी ऑडियंस आएगी नहीं जिसको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, जिसको वैल्यू चाहिए वही आपको फॉलो करेंगे। अभी तो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी ऑडियंस मानी जाएगी। अगर कोई ब्रांड आपके पास आएगा ना तो आपको अच्छा खासा पैसा पे करेगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी अच्छी है। वहीं अगर कोई और क्रिएटर है, कोई फूड ब्लॉगर मान लीजिए, उसके आपके जितने फॉलोअर्स हैं, ब्रांड नहीं आएगा इतना अच्छा उसके पास, उसकी ऑडियंस ही वैसी है। लोग जज तो हमें भी करते हैं, मतलब क्या तुम 14-15 हज़ार फॉलोअर्स। लोगों को हमारी इंडस्ट्री की रियलिटी नहीं पता ना, उनको नहीं पता ना हम कैसे उसको मापते हैं कि कौन कितना अच्छा क्रिएटर है, कौन कैसा। उनको सिर्फ नंबर दिखते हैं। लोगों को लगता है जितने ज़्यादा नंबर उतना अच्छा। और आपकी कहीं ना कहीं वर्थ आपके नंबर से ही आके जाती है। अभी मैं रिसेंट बताऊँ कि एक कोई यूट्यूबर हैं, एक टीचर हैं, उनको उनकी टीम को मैंने अप्रोच किया कि पॉडकास्ट के लिए ये चीज़। ही लुक्ड एट माई पेज और ही सेड कि आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं। मैंने कहा आप किससे कंपेयर कर रहे हो? वो डिपेंड करता है, फॉलोअर्स कुछ तो है ही है। वीर भाई सबसे कर रहे हो क्या? हाँ, मतलब किससे कर रहे हो आप? या तो अपने आप से कर रहे हो, उनके शायद होंगे 4-5 लाख के आसपास। वो उससे मतलब नहीं है। और फिर वो मेरे से ऐसे सवाल जवाब करें, अच्छा हमारा क्या फ़ायदा, हम आपके आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा ठीक है, अब यही मैं समझाऊँ तो फिर तो हो लिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सपोज़ और अगर यूट्यूब पे जैसे पॉडकास्ट जैसा निश है, उसमें क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी एक राशा मनी ने ये बात कही थी और मैं खुद भी ऐसा बिलीव करता हूँ और मैंने अभी तक किया हुआ है। मैं बहुत छोटा पॉडकास्ट है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट हम वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अच्छे डिस्कशंस करें और ये सारी चीज़ें हों। उसने कहा कि देखो इंटरनेट पे 2-3 चीज़ें चल रही हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, एक हॉरर शो चल रहा है, और देयर वाज 2 मोर थिंग्स दैट ही सेड कि ये ज़्यादा चल रहा है, वो चल रहा है, और मैं इनमें से कोई कंटेंट नहीं बनाता।
तो आई ऑल्सो फील लाइक कि मैं खुद भी मतलब जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करता, मैं उस पर बात क्या करूँ, क्योंकि फिर तो वो बहुत ही वैसा हो गया ना, मतलब इट इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, मतलब देयर इज़ नथिंग फॉर मी टू कंट्रीब्यूट और टू लर्न, इट्स जस्ट दैट कि बस लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपनी वैल्यू गिरा लेंगे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, तो फिर हमारी ऑथेंटिसिटी तो कम हो गई ना। करेक्ट करेक्ट। अगर हम आज से आप हो, आपका पॉडकास्ट बेस्ड ही पूरा वैल्यू प्रोवाइड करने पे है। अब यहीं पर आप किसी ऐसे क्रिएटर को बुला लो जो हॉरर पे बात कर रहा है या फूड व्लॉगिंग पे बात कर रहा है, ना आप उससे इंटरेस्टिंग बातें कर पाओगे, ना वो आपको इंटरेस्टिंग बातें बोल पाएगा। और ऑडियंस तो फिर इंटरेस्ट हो सकता है ले ले अगर वैसी ऑडियंस है, बट वैल्यू क्या प्रोवाइड हुई, फिर आपकी ऑडियंस वैसी बिल्ड होती जाएगी, वही लो वैल्यू ऑडियंस। और वो एक बार बिल्ड हो गई, फिर आप कंटेंट अगर शिफ्ट भी करोगे ना, जैसे मैं भी अपना कंटेंट शिफ्ट करने पे हूँ, तो मेरी ऑडियंस एक तरह स्टक हो गई है, क्योंकि पहले वो ऑडियंस अलग थी, अब मेरा कंटेंट शिफ्ट हो रहा है, तो वो फॉलोअर्स वहीं स्टक हो गए, बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि वैसी ऑडियंस बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। अब मैं सोचूं कि नहीं मुझे नंबर्स चाहिए, तो वापस मुझे उसी कंटेंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको नंबर्स चाहिए, तो आप या तो जैसे दूसरे पॉडकास्ट वाले हैं जैसा कंटेंट वो बना रहे हैं, किसी हॉरर वाले बंदे को बुला लिया, या किसी जिसमें थोड़ा शॉक वैल्यू ज़्यादा हो, कंट्रोवर्सी हो, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करवा दी, तो आपके नंबर्स एकदम बढ़ जाएंगे, बट वही वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सो बहुत सारा पोटेंशियल है डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन में, और पोटेंशियल के साथ साथ इसकी एक डार्क साइड भी है जो बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, और कई लोग रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं, वो तो करते वक्त ही पता चलता है कि जिन लोगों को आज आप देख रहे हो कि उनके पास फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है, पैसा है, इन्फ्लुएंस है, ये सब चीज़ें, बट पीछे 5-7 साल की मेहनत भी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी बस वो क्रिंज वाले प्रोसेस से भी निकल के, और कई बार आज आप जो इतना पॉलिश्ड उनका कंटेंट देखते हो, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीम। से फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी बोला हार्ट बहुत जल्दी से किसी भी वीडियो को बना देता है, कुछ भी कर देता है, लोग लिखने वाले बैठे हुए हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठ के बात हो रही है, ये सब चीज़ हो रही है। तो ये जो दिखता है वो नहीं होता उतना, बहुत लोगों के पीछे जो मेहनत है, जो आपने जो सारी चीज़ें बताई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप मुझे कोई टिप्स दो मेरे पॉडकास्ट को ग्रो करने के लिए, मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब, मतलब यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को, तो व्हाट वुड यू से? लाइक एडवाइस मेरी यही होगी कि ऐसे कई सारे पॉडकास्टर्स हैं जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं बट वैल्यू बहुत कम है, तो कभी भी उनको देखकर आप ये मत सोचना कि मेरे नंबर्स भले ही कम है, बट ये आप हमेशा यही दिमाग में रखना कि आपकी वैल्यू उन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई है। आपका जो कंटेंट है वो उन क्रिएटर्स से तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे लगा है। तो आप कभी भी अपने आप को कम मत समझना, आपके भी नंबर्स बढ़ेंगे, बट वैल्यू आपकी जितनी है उतनी शायद वो लोग कभी ना कर पाए। तो यही मेरी बस एक सजेशन है आपके लिए। थैंक यू सो मच तनिषा फॉर डूइंग दिस, मज़ा आया। बिल्कुल सर, मुझे भी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये मेरा नहीं, तनिषा की बात है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।